पिछले महीने जो भारत पाक संघर्ष हुआ उसने काफी सुर्खियां बटोरी। लेकिन एक एंगल जिस पर शायद उतना ध्यान नहीं गया वो है तुर्की की भूमिका। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ एनालिटिकल लेख हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, कुछ बयान भी हैं। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। समझने की कोशिश करते हैं कि भाई तुर्की ने ये स्टैंड क्यों लिया और भारत ने कैसे क्या जवाब दिया। शुरुआत करते हैं तुर्की और पाकिस्तान के वो जो खास रिश्ते हैं जिससे वो करदेशलर कहते हैं, भाईचारा। हाँ, करदेशलर। ये रिश्ता कितना पुराना है? क्या ये सिर्फ कहने की बात है? नहीं, ये सिर्फ कहने की बात बिल्कुल नहीं है। ये काफी गहरा और ऐतिहासिक है। इसकी जड़ें तो आप समझिए खिलाफत आंदोलन तक जाती हैं। अच्छा, खिलाफत आंदोलन तक। हाँ, जो भारत के मुसलमानों ने तुर्की के उस्मानी खलीफा का साथ दिया था। फिर पाकिस्तान बना, उसके बाद 1951 में बाकायदा एक स्थायी मैत्री संधि हुई। वो भी एक जुड़ाव का कारण बनता है। भी। और राजनीतिक तौर पर हमने सुना है कि कई इंटरनेशनल फोरम पर ये साथ दिखते हैं। हाँ बिल्कुल। शीत युद्ध के टाइम से ही सेंटो जैसे डिफेंस पैक्ट थे, तब बाद में आरसीजी, फिर इको जैसे रीजनल ग्रुप बने। हाँ। और आजकल ओआईसी इस्लामिक सहयोग संगठन या D8 जैसे मंच है। इन सब पर वो अक्सर एक ही लाइन लेते हैं। खासकर कश्मीर मुद्दे पर तुर्की तो 70 के दशक से ही ओआईसी में पाकिस्तान का लगातार समर्थन करता आया है। अच्छा, तो ये वन वे ट्रैफिक नहीं है? पाकिस्तान ने भी कुछ किया होगा तुर्की के लिए? हाँ बिल्कुल। जैसे उत्तरी साइप्रस का मुद्दा है जिस पर तुर्की और ग्रीस या साइप्रस में झगड़ा है। हाँ। पाकिस्तान ने हमेशा उस पर तुर्की का साथ दिया और आज भी पाकिस्तान आर्मेनिया को मान्यता नहीं देता। ये भी तुर्की के लिए एक सेंसिटिव इशू है। और मिलिट्री सहयोग वो तो बहुत ही मजबूत है। 1965-71 की लड़ाइयों में मदद से लेकर आज तक क्या क्या चल रहा है अभी तुर्की पाकिस्तान के लिए आप देखिए, जंगी जहाज बना रहा है, अटैक हेलीकॉप्टर बना रहा है। अच्छा। मिसाइल टेक्नोलॉजी दे रहा है, उनके F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रहा है। और तो और दोनों देशों की जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, ISI और तुर्की की MIT, वो भी काफी क्लोजली काम करती हैं। अरे वाह। और वो अंकारा में एक सड़क का नाम जिन्ना एवेन्यू रखना, वो भी शायद इसी खास रिश्ते का प्रतीक है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये जो अभी संघर्ष हुआ मई में, उससे ठीक पहले भारत और तुर्की के आपसी रिश्ते कैसे थे? क्या पहले से कुछ तनाव चल रहा था? देखिए, आमतौर पर रिश्ते ठीक ठाक ही थे, सामान्य। लेकिन पिछले कुछ सालों में, खास तौर पे 2019 में जब भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया, हाँ, तब से तनाव काफी बढ़ गया। राष्ट्रपति एर्दोगान ने कश्मीर पे कुछ ऐसे बयान दिए जिन्हें भारत ने सीधे सीधे अपने अंदरूनी मामलों में दखल माना। कह सकते हैं कि 2019 से 2022 का जो दौर था वो शायद सबसे खराब था रिश्तों के लिहाज से। तो क्या तुर्की ने रिश्ते सुधारने के लिए कश्मीर मुद्दे को एक तरह की शर्त बना दिया था? हाँ, कुछ हद तक ऐसा ही लगता है। तुर्की की तरफ से ऐसे संकेत थे कि भाई अगर रिश्ते बेहतर करने हैं तो कश्मीर पर कुछ हो। भारत ने इसे बिल्कुल नहीं माना, कहा यह हमारी संप्रभुता का मामला है। जाहिर है। और जवाब में भारत ने भी फिर अपनी चाल चली। तुर्की के जो रीजनल राइवल्स हैं जैसे ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया, अच्छा, इजराइल, सऊदी अरब, भारत ने उनसे अपनी नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। स्ट्रेटेजिक मूव। बिल्कुल। हालांकि बीच में वो 2023 में तुर्की में भूकंप आया था, तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत काफी मदद भेजी थी। हाँ, वो तो काफी बड़ी पहल थी। उससे थोड़ी नरमी आई थी, लेकिन कश्मीर और पाकिस्तान पर तुर्की का जो स्टैंड था वो बदला नहीं। और फिर फरवरी 2025 में एर्दोगान इस्लामाबाद गए, 24 समझौते किए। वो एक साफ संकेत था कि उनकी प्राथमिकता क्या है। किराया मई 2025 का संघर्ष। 7 मई को तीर्थयात्रियों पर वो हमला हुआ, भारत ने जवाबी कार्रवाई की और जिसे मीडिया ने कहा 4 दिन का युद्ध, वो शुरू हो गया। हाँ। यहाँ तुर्की का क्या रोल रहा? एकदम से तुर्की का रिएक्शन बहुत तेज था और बिल्कुल पाकिस्तान के पक्ष में। उनके विदेश मंत्रालय ने भारत की कार्रवाई को सीधे उकसावा बता दिया। अच्छा। और कश्मीर हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग कर दी, ठीक वही मांग जो पाकिस्तान कर रहा था। राष्ट्रपति एर्दोगान ने भी खुलकर कहा कि वो पाकिस्तान के साथ है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी थीं, हालांकि पुष्टि नहीं हुई, कि शायद तुर्की से ड्रोन जैसी कोई मिलिट्री सप्लाई भी भेजी गई। तुर्की ने इनकार किया इस बात से। ये बात वाकई ध्यान देने वाली है कि जहां सऊदी अरब, UAE जैसे बड़े मुस्लिम देश काफी हद तक या तो चुप रहे या न्यूट्रल रहे। हाँ बिल्कुल। वहीं तुर्की और उसके साथ अजरबैजान भी, इन्होंने खुलकर भारत की आलोचना की
और बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बाकायदा तुर्की को शुक्रिया भी कहा था। हाँ, शहबाज शरीफ ने धन्यवाद दिया था तुर्की के मजबूत समर्थन के लिए। इससे एकदम साफ हो गया कि तुर्की कहाँ खड़ा है। और ये सिर्फ पाकिस्तान से दोस्ती की बात नहीं लगती। और क्या लगता है? ये शायद एर्दोगान की वो जो एक बड़ी कोशिश है ना, खुद को इस्लामिक दुनिया के एक बड़े नेता के तौर पर पेश करने की। हाँ। शायद सऊदी अरब जैसे जो पारंपरिक नेता है उनको चुनौती देने की उसका भी हिस्सा हो सकता है। ये एक इंटरेस्टिंग एंगल है। अच्छा, भारत ने इस पर कैसे रिएक्ट किया? जाहिर है नाराजगी तो बहुत हुई होगी। बिल्कुल, भारत की प्रतिक्रिया भी तेज थी और कई लेवल पर थी। विदेश मंत्रालय ने बहुत सख्त बयान दिया, कहा कि रिश्ते आपसी सम्मान और सेंसिटिविटी से चलते हैं, और तुर्की को सलाह दी कि वो पाकिस्तान को कहे कि भाई सीमा पार आतंकवाद रोको। डिप्लोमेटिक डांट एक तरह से। और स्ट्रेटेजिकली भारत अब तुर्की को चीन पाकिस्तान वाले ब्लॉक के करीब देख रहा है। और क्या कुछ आर्थिक कदम या दूसरे एक्शन भी हुए? सोशल मीडिया पे भी काफी हल्ला था। हाँ, खबरें आई कि भारत ने तुर्की की एक कंपनी को नेवी के एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। अच्छा। और जो ड्रोन कंपनी है तुर्की की, जिसने शायद पाकिस्तान को सप्लाई दी, उस पर भी कुछ इनफॉर्मल पाबंदियों की बात है। सोशल मीडिया पर तो #बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड कर ही रहा था। लोग कह रहे थे चल तुर्की मत घूमो, सामान मत खरीदो। हाँ, मैंने देखा था। कुछ ऑनलाइन कंपनियों ने तुर्की के प्रोडक्ट्स हटा भी दिए और सरकार ने एक बड़ा कड़ा कदम उठाया। तुर्की की एक एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है सेलेबी। हाँ, सेलेबी एविएशन। उसका सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दिया। अब वो भारतीय एयरपोर्ट्स पर काम नहीं कर पाएगी। ये एक सीधा आर्थिक झटका था। ये तो बड़ा कदम है। और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी भारत ने अपने पार्टनर से बात की, अमेरिका, सऊदी, यूएई, ताकि तुर्की पर इनडायरेक्ट प्रेशर बने। लगता है भारत की स्ट्रैटेजी यही है कि अरब देशों और इंडोनेशिया जैसे दूसरे बड़े मुस्लिम देशों को साथ रखकर तुर्की को थोड़ा अलग थलग किया जाए, कम से कम दक्षिण एशिया के मामलों में। इस पूरे एपिसोड पर बाकी दुनिया का क्या रिएक्शन था? अमेरिका, रूस, चीन? अमेरिका ने पर्दे के पीछे अहम रोल निभाया लगता है मीडिएशन में, जिससे 10 मई को सीज फायर हुआ। अच्छा। रूस काफी बैलेंस्ड रहा, दोनों तरफ से शांति की अपील की। सऊदी अरब और यूएई ने सीज फायर का स्वागत किया, जिसे भारत अपने लिए पॉजिटिव देख सकता है। चीन जैसा कि उम्मीद थी पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखा, लेकिन उसने भी बयान काफी नपा तुला दिया, संयम दिखाया। तो अब भारत तुर्की रिश्तों का भविष्य क्या लग रहा है? क्या ये जो दरार आई है ये आसानी से भरेगी? फिलहाल तो बहुत मुश्किल लगता है। तुर्की के स्टैंड से रिश्तों में काफी कड़वाहट आ गई है। हो सकता है आने वाले वक्त में हाई लेवल कांटेक्ट कम हो, नेताओं की मुलाकातें शायद ना हो। भारत अब शायद खुलकर साइप्रस या कुर्द जैसे मुद्दे उठाए जो तुर्की को चुभते हैं। अच्छा, टिट फॉर टैट। कुछ वैसा ही। व्यापार, टूरिज्म, इन सब पर असर तो पड़ेगा ही, और उधर तुर्की शायद पाकिस्तान से अपने रिश्ते और मजबूत करेगा। हालांकि डिप्लोमेसी में कहते हैं कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। हाँ, वो तो है। लेकिन जब तक एर्दोगान सरकार की प्राथमिकता पाकिस्तान रहेगी, तब तक शायद रिश्तों में कोई बड़ा सुधार मुश्किल है। भारत के लिए तो अपनी सिक्योरिटी सबसे पहले है। बिल्कुल सही कहा। तो हमने देखा कि कैसे ऐतिहासिक रिश्ते और आज की जियोपॉलिटिक्स, इन दोनों ने मिलकर तुर्की को मई 2025 वाले संघर्ष में पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा कर दिया। और कैसे भारत ने फिर डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, पब्लिक हर लेवल पर इसका एक सख्त जवाब दिया। रिश्ते यकीनन एक ठंडे दौर में चले गए हैं। यहाँ एक सवाल जरूर उठता है सोचने के लिए कि तुर्की का ये जो झुकाव है और भारत की जो प्रतिक्रिया है, क्या ये सिर्फ इन दो देशों के बीच की ही बात रह जाएगी, या इसका असर? हाँ, या इसका असर दक्षिण एशिया और मिडिल ईस्ट में जो नए ग्रुप बन रहे हैं, जो पावर बैलेंस बदल रहा है, उस पर भी पड़ेगा? ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल एक अहम सवाल है आगे के लिए।